जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और ये जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, और वो भी ज्योग्राफी का करंट अफेयर। आपने यूट्यूब पर भी कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जो ज्योग्राफी के करंट अफेयर को यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए कवर कर रहा हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम उस करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और जो नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम फिलहाल के पेपर लेवल को देखें और पेपर पैटर्न को देखें तो यूजीसी का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो पेपर लेवल है, पेपर पैटर्न है, वो बहुत ही ज़्यादा बदलता हुआ नजर आता है। ठीक है, कभी पूरा पेपर कॉन्सेप्ट बेस पर बन जाता है, कभी पूरा पेपर फैक्ट बेस पर बन जाता है, वहीं कभी कभी पूरा पेपर है जो करंट बेस पर बन जाता है। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के नेट जेआरएफ के लिए करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इसमें हम पॉपुलेशन के डाटाओं को पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2023 के पॉपुलेशन आंकड़े तो आए नहीं, आप किसको कवर करोगे? आपको पता होगा कि अब दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत चाइना को पिछाड़ कर पहली पोजीशन पर आ चुका है। ठीक है, फिलहाल में वर्तमान समय में जो भारत है वो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, पहले चाइना था। ठीक है, तो एक तो हम इन आंकड़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि विश्व के स्तर पर भारत की जनसंख्या को लेकर क्या पोजीशन है, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं या जो फसल हैं, इनके आंकड़े बदलते रहते हैं। हर 3 साल के बाद में वनस्पति का और फसलों का सर्वे होता है और हर 3 साल के बाद में नए आंकड़े आते हैं। जैसे फिलहाल में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है, फिलहाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाले 3 सबसे टॉप देश राज्य। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल 2021 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि 2021 में रिपोर्ट आई थी। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम वेजिटेशन को लेकर पढ़ेंगे। इसके अलावा दिसंबर चल रहा है, ठीक है, तो जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, अलग अलग दिवस मनाए गए, जैसे जनसंख्या दिवस मना लिया गया, रेड क्रॉस दिवस मना लिया गया, ठीक है, वनस्पति दिवस मना लिया गया। तो ये दिवस कब मनाए जाते हैं, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इनकी थीम क्या थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ओवरऑल हम इस वीडियो में करंट अफेयर को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए, जो 12 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। नेट जेआरएफ वालों को देखना ही देखना चाहिए ये वीडियो। तो अब हम शुरुआत करते हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, और पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसके लिए यहाँ पर हमारे नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का बैच चला था। ठीक है, हमारे बैच में टोटल कुल मिलाकर 480 कैंडिडेट थे, जिनमें से 39 कैंडिडेट मतलब 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। और यदि मैं रिजल्ट के बारे में डिस्कस करूं तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। हमारे जो बैच के टॉपर थे उनका नाम था अनु चौहान, जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर थे। शशांक जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर थे। इसी तरीके से प्रिया सिंह थी, अंकित सैनी था। ठीक है, ये वो कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में हाईएस्ट स्कोर था। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार है। और जेआरएफ कब क्वालिफाई होता है, जब ज्योग्राफी के साथ साथ हमारा फर्स्ट पेपर भी बहुत गजब तरीके से तैयार होता है। तो ओवरऑल इतना बेहतरीन रिजल्ट शायद ही कोई प्लेटफॉर्म देता होगा जितना बेस्ट रिजल्ट यहाँ से जाता है। और उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो आप खुद ही देख रहे हो। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्पेशली ज्योग्राफी का करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं प्यारे साथियों, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से
चाहे पेपर किसी भी टाइप का कैसा भी बने, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और यदि पेपर करंट बेस पर बन गया तो कम से कम 10 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो अब हम अपने इस वीडियो की एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत करते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको हम इंग्लिश शॉर्ट रूप में कह सकते हैं UNFPA, ठीक है, UNFPA जिसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी कर दी गई है। ठीक है, कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA है, उसने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी कर दी है। अब देखो, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट प्रति वर्ष जारी की जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो विश्व की जनसंख्या की जो स्थिति है, इसकी रिपोर्ट हर वर्ष जारी की जाती है कि फिलहाल में जनसंख्या की स्थिति क्या है। ठीक है, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या स्थिति की जो रिपोर्ट है वो हर साल जारी की जाती है, जो विश्व जनसंख्या और जनसांख्यिकी में विकासात्मक प्रवृत्तियों को शामिल करती है। और ये जो रिपोर्ट है, एक तो विश्व की जनसंख्या को शामिल करती है कि विश्व की जनसंख्या कितनी है, किस रेट के अकॉर्डिंग बढ़ रही है वो। दूसरा, जनसांख्यिकी में जो विकास की प्रवृत्तियां हैं उनको शामिल करती है। तो ये जो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट है, ये मेनली तरीके से 2 फैक्टरों को शामिल करती है। पहला फैक्टर होता है विश्व की जनसंख्या और दूसरा फैक्टर है जनसांख्यिकी में विकासात्मक प्रवृत्तियां। ठीक है, और उनका यह सही ढंग से विश्लेषण करती है कि किस तरीके से ग्रोथ रेट चल रही है। तो ओवरऑल ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। जुलाई 2023 तक, ध्यान से सुनना, जुलाई 2023 तक भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ठीक है, देखो 2021 की जो जनसंख्या हुई थी, उस टाइम जो भारत की जनसंख्या थी वो 139 करोड़ थी। जब 2021 में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट आई थी, उसमें मेंशन किया गया था विश्व की जनसंख्या 139 करोड़ के लगभग थी। ठीक है, अब 142 करोड़ हो चुकी है। इसके अलावा 2011 की जो पॉपुलेशन काउंटिंग है उसमें 121 करोड़ है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। तो अब आपको ये फैक्ट अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, 142.86 करोड़ ये जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या है। कितनी? 142.86 करोड़। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया 142.86 करोड़ के साथ। दूसरा नंबर चाइना का है और तीसरा नंबर अमेरिका का है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है प्यारे साथियों? भारत है। दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। जो चाइना है उसकी जनसंख्या लगभग 139 करोड़ के आसपास है, वहीं भारत की जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास है। भारत का फिक्स आंकड़ा याद रखना, पॉइंटों के बाद की दो डिजिट है 8 और 6, इसको भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है 142.86 करोड़, उसमें किस तरीके से एज के अकॉर्डिंग योगदान है। देखो 0 से 14 साल तक की जो एज है वो 25% योगदान है। भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें 25% जनसंख्या 0 से 14 साल तक के लोगों की है। तो ये आपको बहुत अच्छे खासे ग्रोथ रेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, यदि 0 से 14 साल तक के जो जनसंख्या में योगदान है वो कम होता, सपोज दैट यहाँ पर 15% ही होता, तो इसका मतलब क्या होता कि भाई जन्म दर स्लो चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से 14 साल के बीच में जो जनसंख्या वो 25% है, मतलब ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। 10 साल से लेकर 19 साल के बीच में जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 18% है। 10 साल से 24 साल के बीच में जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 26% है। 15 साल से 64 साल के बीच में जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 68% है। और इसके अलावा 65 प्लस का जो योगदान है वो कितना है प्यारे साथियों? 7% है। ठीक है, तो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो 25%, 68% और 7%। 68 से 7 कितना होता है? 75 होता है, और 25 पूरा 100 हो गया। ठीक है, और ये दो बीच के फैक्टर हैं, इनको भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। यहां से देखो वन वर्ड टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
भारत में जनसंख्या घनत्व अब तक 2021 के अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि 2023 की जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 481 है। ठीक है, यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर कर लेना प्यारे साथियों, यहाँ पर मील नहीं किलोमीटर है। ठीक है, और यदि प्रति मील की बात करें तो वो है 1244। ठीक है, तो फिलहाल में भारत का जनसंख्या घनत्व 2023 की अकॉर्डिंग कितना हो गया, 481 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। और वहीं यदि हम मील में काउंट करें तो 1244 व्यक्ति प्रति मील स्क्वायर एरिया में निवास करते हैं। भारत की जो टोटल जनसंख्या है उसमें यदि हम अर्बनाइजेशन के बारे में डिस्कस करें, शहरीकरण के बारे में डिस्कस करें या नगरीकरण के बारे में डिस्कस करें, तो पहले जो नगरीकरण था उसका प्रतिशत 31% के आसपास था। ठीक है, 2021 के 11 के अकॉर्डिंग। लेकिन फिलहाल में जो जनसंख्या में शहरीकरण जनसंख्या है, भारत की जो टोटल 142.86% जो 142.86 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें से 36.3% जनसंख्या ऐसी है जो शहरों में निवास करती है और बाकी की बची हुई जो जनसंख्या वो कहाँ पर है, गांव में निवास करती है। ठीक है, तो आप इन दोनों फैक्टरों में से एक फैक्टर याद कर लो, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। टोटल जनसंख्या कितनी होती है 100, शहरी जनसंख्या कितनी है 36.3। ठीक है, तो 100 में से जब आप 36.3 घटा दोगे ना और उसके बाद में आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो ग्रामीण जनसंख्या की आएगी। ठीक है, तो यदि एग्जाम में पूछ ले कि भारत की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, यदि टोटल पॉपुलेशन पूछ ले कि 2000 विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या शहरों में निवास करती है, कितनी जनसंख्या गांवों में निवास करती है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। टोटल कितनी जनसंख्या है 142.86 करोड़ है, उसका हमें 36% निकालना है तो 36.3/100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये क्या आ जाएगी, भारत की कुल जनसंख्या में से वो शहरी जनसंख्या निकल कर आ जाएगी जो शहरों में निवास करती है। और ग्रामीण जनसंख्या निकालोगे तो क्या करोगे, पहले 100 में से 36.3 घटा देना। ठीक है, तो 100 में से 36.3 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ तो 7 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। मतलब 63.7% जनसंख्या कहां पर निवास करती है, गांवों में निवास करती है। 36.3% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। यदि गांव की टोटल जनसंख्या निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे, तो उसका भी एक सिंपल सा वही फॉर्मेट है कि भाई आप क्या करोगे, 63.7 क्या करोगे आप, सिंपल सा है 142.86 करोड़ कुल जनसंख्या गुणा 63.7 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बटा 100। अब इससे जो मान निकल कर आएगा वो टोटल ग्रामीण जनसंख्या का निकल कर आएगा। भारत में औसत आयु कितनी है जिसको हम जीवन प्रत्याशा भी बोलते हैं, तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो औसत आयु है वो 28.2 वर्ष है। 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक परिवर्तन दर कितनी है, 0.81% है। कितनी है, 0.81% भारत की जनसंख्या की वार्षिक परिवर्तन दर है। भारत की जनसंख्या फिलहाल में कितनी है, तो 17.76% है विश्व की जनसंख्या का। तो विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितनी है, मात्र 17.76% है। ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, ठीक है भाई, देखो दोनों फैक्ट अलग अलग है। भारत में औसत आयु कितनी है, 28.2 वर्ष है। भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो 72.03 वर्ष है, जिसमें यदि मेल की काउंट करें तो 71 आता है और फीमेल की काउंट करें तो 74 आता है। देखो प्यारे साथियों, जीवन प्रत्याशा महिलाओं की पुरुषों की तुलना में 3 ज्यादा है। तभी तो कहते हैं ना कि पुरुष बेचारे टेंशन में रहते हैं। इसका सबूत है ये, यहाँ पर कोई लेडीज अब जिद नहीं सकती आपके साथ। ठीक है, ये सारा सीन केवल टेंशन की वजह से है। उनको वाइफ की भी टेंशन है, बेचारों को घर की भी टेंशन है, सारी टेंशन है। ठीक है, वाइफ को भी बहुत सारी रहती है, लेकिन कंपेरेटिव देखो, आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूं।
जो रोना है ना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होने का जो सबसे बड़ा रीज़न वो यही है कि महिलाएं तुरंत रोने लग जाती हैं। कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो भी महिलाएं रोने लग जाती हैं। तो रोने से क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है और वो जो घटना घटित हुई है जिसकी वजह से वो रो रहे उसका जो दुख है वो कुछ टाइम के लिए हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। पुरुष रोते नहीं है तो वो दुख बढ़ता ही जाता है। यदि महिलाओं की तरह हर छोटी छोटी बातों को लेकर पुरुष भी रोना शुरू कर देना तो प्यारे साथियों पुरुषों की भी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी। आप अपने गांव में सर्वे कर सकते हो, आपके गांव में ज्यादा वो लेडीज बची हुई होंगी जिनके हस्बैंड मर चुके हैं, ठीक है। मतलब विधवा औरतों की संख्या आपके गांव में ज्यादा देखने को मिलेंगी और वो ओवर एज है, ठीक है। ओवर एज का मतलब है जैसे आपके गांव में आप काउंट करो कि 90 प्लस एज के कितने कैंडिडेट जीवित हैं। भाई 90 प्लस एज तो एक अच्छी खासी एज हो जाती है फिलहाल के अकॉर्डिंग। तो आपको पता चलेगा कि आपके गांव में 5 दादी माँ ऐसी हैं जिनकी एज 90 प्लस है और एक भी ऐसे दादाजी नहीं है जिनकी एक एज 90 प्लस हो और वो अभी फिलहाल में जीवित हो, ठीक है। ये आप सर्वे कर सकते हो कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा जीती हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि महिलाएं तुरंत रोने लग जाती हैं छोटी छोटी बातों पर। दिल हल्का हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, जिसकी वजह से उस घटना का पुरुषों के कंपेरेटिव कम इफेक्ट पड़ता है। ये साइंटिफिक बात है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, साइंटिफिक रीजन है ये। भारत में जनसंख्या के अनुसार शहरों का अवरोही क्रम, ठीक है। भारत में जो टोटल जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग हम शहरों का अवरोही क्रम ध्यान से पढ़ते हैं। 2023 की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या मुंबई में है, मुंबई के बाद दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली के बाद बेंगलोर में है, फिर कोलकाता में, फिर चेन्नई में। ये अवरोही क्रम है, ठीक है। और ये आरोही क्रम हो जाएगा। देखो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये अवरोही क्रम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आरोही क्रम हो गया, ठीक है। मुंबई मुंबई से कम, दिल्ली की दिल्ली से कम, बेंगलोर की बेंगलोर से कम, कोलकाता की कोलकाता से कम, चेन्नई की, ये तो अवरोही क्रम हो गया। चेन्नई से ज्यादा कोलकाता की, कोलकाता से ज्यादा बेंगलोर की, बेंगलोर से ज्यादा दिल्ली की, दिल्ली से ज्यादा मुंबई की, ये आरोही क्रम हो गया। दोनों आपको अच्छे तरीके से ध्यान में होना चाहिए। वर्ष 2021 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 19% थी, जो विश्व औसत 25.1% से कम है, ठीक है। भाई भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी की बात करें तो वो केवल 19% है, वहीं विश्व की कितनी है, 25.1% है। भारत के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक महिला कार्य बल है उसको हमें 50% तक पहुंचाना है। UNFPA के अकॉर्डिंग SDG 3, SDG 4 और SDG 5 पर सतत विकास लक्ष्यों से निपटने के लिए सीधे काम करेगा, ठीक है। UNFA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है जिसमें स्वास्थ्य आता है, जो 4 है उसमें शिक्षा आती है और जो 5 है उसमें लैंगिक समानता आती है, इसके ऊपर हमें क्या देना होगा, स्पेशली तरीके से ध्यान देना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 होते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, ठीक है। आप ये बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सब टारगेट कितने हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जिसके 8 टारगेट है, तो उसके सब टारगेट कितने हैं वो आपको बताना है। एसोसिएट टारगेट कह सकते हो आप उसको, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के भी टारगेट एसोसिएट टारगेट होते हैं। टारगेट 8 है, एसोसिएट टारगेट कितने आप बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसमें भी ठीक उसी तरीके से होता है, टारगेट कितने हैं, टारगेट हैं प्यारे साथियों 17, सब टारगेट कितने ये आपको, एसोसिएट टारगेट कितने ये आपको बताना है। UNFPA के अनुसार वैश्विक आबादी कितनी है, तो UNFPA के अनुसार दुनिया की जो जनसंख्या है वो 800 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कितनी है, 8048 मिलियन है, मतलब 800.8 करोड़ है। तो दुनिया की जो जनसंख्या है वो 800 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो दुनिया की टोटल जनसंख्या है उसमें 65% हिस्सा तो केवल 15 से 64 साल के बीच के लोगों का है, ठीक है। और 65 साल से ज्यादा लोगों का हिस्सा केवल 10% है। तो ये ध्यान होना चाहिए प्यारे साथियों कि दुनिया की जनसंख्या 8048 मिलियन है, मतलब 804 करोड़ है, मतलब 800 करोड़ से ज्यादा जा चुकी है, 800
4, मैं लिख रहा हूं यहां पर प्यारे साथियों 804.8 करोड़। ठीक है, जो दुनिया की जनसंख्या है ना वो 804.8 करोड़ है। स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ से ज्यादा कब हुई थी, तो 2023 में हुई थी। ठीक है, और इस 800 करोड़ जनसंख्या में 65% जनसंख्या ऐसी है जिसकी एज 15 से 64 के बीच में है, और 10% जनसंख्या ऐसी है जिसकी एज 65 साल से ज्यादा है। यदि मैं प्रजनन दर के बारे में डिस्कस करूं कि भारत की प्रजनन दर मतलब जन्म दर कितनी है, तो 2019 से 21 के जो आंकड़े थे उनके अनुसार 2% है, 2023 के अकॉर्डिंग भी 2% ही है, और जो मृत्यु दर है वो 7.4% है। तो प्यारे साथियों, जो इतनी जबरदस्त तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसके पीछे ये दो सबसे बड़े रीजन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके पीछे मुख्य रीजन क्या है? तो उसके पीछे मुख्य रीजन प्यारे साथियों यही है, जन्म दर का तेज होना जो कि 2% है, मृत्यु दर का कम होना जो कि 7.4% है। मतलब भाई जन्म तो ज्यादा ले रहे हैं, मर कम रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल जनसंख्या बढ़ेगी। भाई सपोज दैट 20 पैदा हुए और केवल 2 मरे, तो 18 जिंदे बच गए। एक साइड 20 जन्म लिए और 18 मर गए, 2 बचे। ठीक है, एक साइड 50 जन्म लिए, ठीक है, और उसमें से दोबारा से बताता हूं, एक साइड 20 जन्म लिए उसमें से 2 मर गए, कितने बचे, 18 बचे। ठीक है, एक साइड 50 जन्म लिए, 50 में से 45 मर गए, कितने बचे, केवल 5 बचे। अब बताओ जनसंख्या वृद्धि कहां पर होगी, यहां पर ही होगी ना, क्योंकि यहां पर जो मृत्यु दर है वो तो बिल्कुल नाम मात्र है, जन्म दर हाई है। यहां पर 18, भाई 20 जन्म लिए 2 मर गए, 18 बच गए। यहां पर देखो जन्म दर मृत्यु दर दोनों हाई है, पैदा जन्म 50 हुए, मर 45 गए, बचे कितने, 5। तो ओवरऑल जनसंख्या कम बढ़ी कंपैरेटिव इस वाली कंडीशन के। ठीक है, तो भारत है जो फिलहाल में इस वाली कंडीशन को फुल फिलअप कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसके पीछे यही हालात हैं। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, आपकी जो जनरेशन आएगी आपकी आंखों देखते, यदि आप 80-90 साल तक जिए ना, तो आपकी आंखों के सामने भारत में भी वही चाइना और जापान वाले हालत हो जाएंगे कि भारत में 60% जनसंख्या कितनी कैसी है, जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है। ऐसा आपको अखबारों में सुनने को मिल जाएगा, आपको अखबारों की हेडलाइन ये देखने को मिल जाएगा कि भारत की जनसंख्या को लेकर भारत चिंतित, कि जनसंख्या में जो कार्यशील पुरुष है उसकी भागीदारी बहुत कम है, जबकि वृद्ध जनसंख्या की भागीदारी ज्यादा है। जैसे फिलहाल में चाइना और जापान में 60% जनसंख्या ऐसी है जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, कार्यशील जनसंख्या बहुत ही नाम मात्र है। तो इंडिया के कार्यशील पुरुषों को वहां पर जाकर काम करने के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, वो जाकर वहां काम कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या प्रत्याशन दर देखी जाए तो वो 2.1% है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सर्वाधिक कार्यशील लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, भारत दुनिया का क्या है, सबसे युवा देश है जहां पर सबसे ज्यादा कार्यशील लोग रहते हैं। तो यहां तक का आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार सभी की सभी कमेंट्स ऐसे में कमेंट करके बताओ भाई लोगों। ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। स्लाइस की बोतल है भाई लोगों। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम को देखते हैं। देखो भाई लोगों, इसकी थीम कुछ दो तरीके से, इसकी जो मेन थीम है ना वो तो ये वाली है। ठीक है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 की जो मुख्य थीम है वो क्या है, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को खालने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना, खोलने हैं ये, खोलने, ठीक है, खोलने के लिए। तो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जो 2023 है उसकी थीम क्या है कि लैंगिक समानताओं की शक्ति को उजागर करना है। ठीक है, जो लैंगिक समानताएं हैं, लैंगिक समानता का मतलब महिला पुरुष को लेकर जो समानताएं हैं उनकी शक्ति को उजागर करना है, हमारी दुनिया की जो अनंत संभावनाएं हैं उनको हमें खोलना है, और उसके लिए हमें महिला
और लड़कियों की जो आवाज है उसको ऊपर उठाना है। ये विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 की थीम है। भारत को लेकर अमेजिंग ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन ऑल 8 बिलियन ऑफ अस हैज ए फ्यूचर ब्रूस्टिंग विद प्रॉमिस एंड पोटेंशियल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। मुख्य थीम ये वाली है, बाकी ये भी आ सकता है, आप गूगल पर सर्च करोगे ना तो ये भी आपको थीम के तौर पर दिखाएगा। तो दोनों याद कर लो भाई लोगों, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग मेन थीम ये है, लेकिन इसको भी गूगल दिखा रहा है और वो भी ऑथेंटिक वेबसाइट दिखा रही हैं, तो इसलिए आप इसको भी याद कर लेना। दोनों थीमों को अच्छे तरीके से रट लेना है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक जनसंख्या और इसके बढ़ने से संबंधित मुद्दों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक जनसंख्या और इसके बढ़ने से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जनसंख्या को लेकर कुछ मुख्य आंकड़े थे। उसके बाद में हम कुछ आंकड़े पढ़ते हैं जो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। जैसे अभी वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया था, विश्व हाथी दिवस मनाया गया था 12 अगस्त को, जिसकी थीम थी एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ठीक है। तो ये थीम भी आप याद रखना। और प्यारे साथियों, आपको ये इंग्लिश में याद रखनी है, हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में याद रखनी है, क्योंकि ये एज इट इज इसको हिंदी में लिख देगा वो। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? 1972 में मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था। और इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ये 3 फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972 में मनाया गया था। इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो स्टॉकहोम में हुई थी। इसके यदि मैं थीम के बारे में डिस्कस करूं तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका मुख्य थीम था, ये आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड वाटर डे के बारे में डिस्कस करें कि वर्ल्ड वाटर डे क्या है। भाई जो वर्ल्ड वाटर डे है वो कब मनाया गया था? 22 मार्च को मनाया गया था। वर्ल्ड वाटर डे है जो 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया था। और इसकी जो थीम थी वो थी एक्सीलरेटिंग द चेंज टू स्लो द वाटर एंड सेमेसन क्राइसिस, ठीक है। तो ये जो थीम है इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है प्यारे साथियों, बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि ये हिंदी में लिख देगा वो। और जब इसी को हिंदी में लिख देगा तो फिर तो आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्यारे साथियों आपको बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ देने वाले हैं, जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगी। इसको आप स्किप मत करना, ठीक है। आप ये समझो क्लास देखकर सुन रहे, इसको लगभग 3 से 4 या 4 से 5 मिनट में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगी। जून 2024 के लिए हमने यहाँ पर गारंटी बैच शुरू कर दिया। दिसंबर 2023 के लिए भी हमारे यहाँ पर गारंटी बैच चल रहा था। रिजल्ट आएगा बहुत ही बेहतरीन, ये मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। जेआरएफ क्वालिफाई करने वालों की जो संख्या वो 39 से ज़्यादा ही रहेगी, इतना भी मेरे को कॉन्फिडेंस है, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत सारे वो भी कैंडिडेट होते हैं जो अपेयरिंग में होते हैं, ठीक है। उनका बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक ज्योग्राफी तैयार किया जाता है और फिर वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं अपेयरिंग के साथ ही, ठीक है। हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें ज्योग्राफी में 90+ क्वेश्चन ठीक करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें टारगेट लेना है, ठीक है, कि हमें ज्योग्राफी में 90+ क्वेश्चन ठीक करना है, ये टारगेट लेना है। जब हम 90+ क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट लेकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है 80+ क्वेश्चन तो हमारे 100% हो ही जाएंगे, ठीक है। और मेरा फिलहाल ये टारगेट है, मैंने अपना ये टारगेट कभी पूरा नहीं किया कि मेरा ऑलवेज ये टारगेट था कि मेरा ज्योग्राफी में 80+ क्वेश्चनों का स्कोर हो, जो मेरा कभी नहीं हुआ, रियलिटी है मेरा। हाँ, अब की बार जो जून वाला बैच था उसमें 2 कैंडिडेट थे जो 80 तक पहुंच गए थे, ठीक है। अब की बार देखते हैं कि 80+ जाता है नहीं जाता है। 80+ जाएगा
तो एक बहुत ही अच्छा खासा प्राउड फील होगा। और जिस कैंडिडेट का 80 प्लस जाएगा, मैं प्यारे साथियों उसको बहुत एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगा मेरी खुद की तरफ से, क्योंकि वो मेरा ड्रीम था। ठीक है, अब यहाँ पर हम 90 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। देखो प्यारे साथियों, सीन क्या होता है, आप यदि ये सोच रहे हो कि हम मेहनत करके किताबों को पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। देखो, अच्छा स्कोर लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेहनत करना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही कंटेंट पढ़ना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक सही रणनीति को अप्लाई करना। ठीक है, युद्ध केवल वही जीतता है जो सही रणनीति के साथ युद्ध लड़ता है। यदि सही रणनीति रहती है ना, तो एक कमजोर सेना भी भारी शक्तिशाली सेना को हरा देती है, यदि रणनीति ठीक होती है तो। और यदि रणनीति खराब है ना, तो प्यारे साथियों एक शक्तिशाली सेना भी कमजोर सेना से हार जाती है। भाई आपके सामने बहुत गजब तरीके से हथियार है, बहुत जबरदस्त पावरफुल हथियार है, लेकिन आप उन पावरफुल हथियारों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या आप युद्ध जीत पाओगे? कभी युद्ध नहीं जीत पाओगे। ठीक है, तो युद्ध जीतने के लिए आपको हथियार चलाना भी आना चाहिए। ठीक है, आपके पास अच्छे हथियार भी होने चाहिए, प्लस आपकी रणनीति भी ठीक होनी चाहिए। यदि ये तीनों ठीक है ना, तो प्यारे साथियों फिर आप युद्ध हारोगे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप 100% युद्ध जीतोगे ही जीतोगे। तो हमारा ये जो एग्जाम वो भी एक तरीके से युद्ध ही हो गया, क्योंकि हमें भीड़ से अलग हटना है, जरब क्वालिफाई करना है, 1% में शामिल होना है। तो इसके लिए रणनीति का ठीक होना भी जरूरी है, इसके लिए कंटेंट का ठीक होना भी जरूरी है, और उसके लिए मेहनत करना भी जरूरी है। हमारे यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अपीयरिंग के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम यहाँ पर रणनीति, कंटेंट और मेहनत तीनों के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तीनों के ऊपर हम फोकस करते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर रणनीति बताता हूँ प्यारे साथियों, सबसे अलग रणनीति देखने को मिलेगी। आप कहीं से भी बैच ले लो, ज्यादातर टीचर क्या करेंगे, आपको सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, लेकिन वहां से तो केवल आजकल 30% पेपर आता है। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले आपको छोटी छोटी यूनिटों को पढ़ाएंगे जहां से 60% पेपर आता है। जैसे सबसे पहले हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर कार्टोग्राफी पढ़ेंगे, फिर जियो टेक्निकल पढ़ेंगे, फिर स्टैटिकल पढ़ेंगे, फिर सोशल कल्चर पढ़ेंगे, फिर रीजनल प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, फिर ट्रेड पढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन पढ़ेंगे, फिर सेटलमेंट पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर थॉट पढ़ेंगे, फिर ईवीएस पढ़ेंगे, फिर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, फिर ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो हमारा फिलहाल में फेज चल रहा है। किसका? करंट अफेयर का। तो ये हमारे यहाँ पर एक सीक्वेंस रहती है, हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, और मैं एक बहुत ही फुल डिटेल का वीडियो भी बना रखा हूँ, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देखना। वहां पर मैं इस गारंटी बैच के बारे में आपको सब कुछ समझाया हूँ कि किस तरीके से क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, आप बैच ना लो तो भी आपको वो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं रणनीति भी बता रखा हूँ। बैच लेने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, उसके ऊपर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा और हम आपको बैच में ऐड कर देंगे। चार्जेस के बारे में डिस्कस करें प्यारे साथियों, सबसे कम फीस है, इससे कम फीस आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, जो आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है, सबसे कम फीस है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्यारे साथियों। अब यहाँ पर आपको देखो, ये जो हमारा गारंटी बैच है ज्योग्राफी का, इसका टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करना है, ओवरऑल टॉप करना है। प्यारे साथियों, मेरा केवल एक मोटिव होता है कि हमें कुछ नहीं करना बल्कि बहुत कुछ करना है। यहाँ पर ज्योग्राफी का निचोड़ करेंगे, बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, भूगोल के प्रत्येक टॉपिक का गहन और विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। स्पेशल फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट पर, फैक्ट पर और पेपर लेवल के ऊपर। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं होगी आपको, और केवल हमें जेआरएफ चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो यदि आप जून 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हो, ध्यान रखना ये गारंटी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये गारंटी बैच है ना, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देखो, वर्ल्ड कैंसर दिवस है जो 4 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे है जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जो वर्ल्ड अर्थ डे है, इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है, हमारी प्लेनेट में क्या करो? इन्वेस्ट करो। वर्ल्ड वेटलैंड डे है जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्राइबल डे विश्व आदिवासी दिवस है जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी थीम है इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन।
ठीक है, ये इसकी थीम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, विश्व आदिवासी दिवस की। उसके बाद में विश्व प्रकृति दिवस संरक्षण दिवस जो कि 28 जुलाई को मनाया गया था। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो कि 28 जुलाई को मनाया गया था। फॉरेस्ट एंड लाइवहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम थी। ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस जो कि 11 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम थी हर लैंड हर राइट्स। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो कि 21 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे जो कि 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड हॉवर डे जो कि 25 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, वर्ल्ड हॉवर डे है जो ऑलवेज मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, मार्च का जो अंतिम शनिवार आता है उसको वर्ल्ड हॉवर डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि 13 मई को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है जिसका थीम है रेडियो एंड पीस। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसका थीम था। पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जिसकी शुरुआत 30 मार्च से हुई है। ठीक है, 30 मार्च 2023 से अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस की शुरुआत हुई है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च 2023 को मनाया गया है। 2023 भी ऐड कर लो यहां पर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम यहां पर पढ़ते हैं वनों के बारे में कि वनों का वितरण किस तरीके से क्या है। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं वनस्पति के बारे में, वनों के वितरण के बारे में, और ये हम 2021 के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 2021 के बाद में दोबारा से अभी तक कभी भी वनों के डाटा नहीं आए। तो ये सबसे लेटेस्ट डाटा है भारत में वनों के वितरण के, और यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनता ही रहता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको आरोही अवरोही क्रम में बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से बात करेंगे, परसेंट के आधार पर भी बात करेंगे और कुल एरिया के बेस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू कुल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया के बेस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि हम वनों के कुल क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में बात करें, अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम, तो वनों का कुल क्षेत्रफल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से कम क्षेत्रफल है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कम है ओडिशा में, ओडिशा से कम है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से कम है अरुणाचल प्रदेश में। तो वनों के क्षेत्रफल के आधार पर, कुल क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का ये अवरोही क्रम है। मध्य प्रदेश से कम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कम ओडिशा में, ओडिशा से कम छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से कम अरुणाचल प्रदेश में। यदि मैं डिस्कस करूं आरोही क्रम में, ठीक है, वनों के कुल क्षेत्रफल का आरोही क्रम, तो सबसे कम वनों का क्षेत्रफल है गोवा में, गोवा से ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश हरियाणा में, हरियाणा से ज्यादा है पंजाब में, और पंजाब से ज्यादा है सिक्किम में। तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे कम वन जो क्षेत्रफल है वो कहां पर है, गोवा में है। गोवा से थोड़ा ज्यादा वन क्षेत्रफल हरियाणा में, हरियाणा से ज्यादा वन क्षेत्रफल पंजाब में, पंजाब से ज्यादा सिक्किम में है। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं किसमें, केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेशों में यदि हम लक्षद्वीप की बात करें तो वहां पर कुल 0 क्षेत्रफल है वनों का। ठीक है, लद्दाख में 7 है और पुडुचेरी में केवल 13 है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि दुनिया में भारत में सबसे कम वन लक्षद्वीप में है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में, उससे ज्यादा लद्दाख में, उससे ज्यादा पुडुचेरी में है। यदि हम राज्यों के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे कम वन गोवा में है, उससे ज्यादा हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर सिक्किम में। और यदि हम वन क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में बात करें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में, उससे कम महाराष्ट्र में, उससे कम ओडिशा में, उससे कम छत्तीसगढ़ में, और उससे कम अरुणाचल प्रदेश में। अब हम डिस्कस करते हैं वनों का वितरण परसेंट के आधार पर। ठीक है, कि सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में है, प्रतिशत के आधार पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, परसेंट के आधार पर जो सबसे ज्यादा वन है वो अंडमान निकोबार में, जहां पर 86.93% क्षेत्रफल पर वन है। सिक्किम में 82.31% भाग पर वन है। मणिपुर में 78.01% भाग पर वन है, और उत्तराखंड में 71.05% भाग पर वन है। तो यह है वनों का परसेंट के आधार पर अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। यह है वनों के परसेंट के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम, मतलब आरोही क्रम। ठीक है, सबसे कम वनों का क्षेत्रफल लद्दाख में है, लक्षद्वीप में है बिल्कुल 0, उससे ज्यादा पुडुचेरी में 2.65 है, उससे ज्यादा हरियाणा में 3.53 है, पंजाब में 6.12 है, दिल्ली में 6.95 है, यूपी में 7.22 है, और बिहार में 7.90 है।
तो परसेंट के आधार पर ये दोनों आंकड़े आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि वनों का परसेंट के आधार पर अवरोही क्रम अंडमान निकोबार, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड। वनों का परसेंट के आधार पर आरोही क्रम लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये आपको परसेंट के आधार पर भी याद करना है और ये आपको टोटल क्षेत्रफल के आधार पर भी याद करना है। अब हम यहां पर 2021-22 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फसल उत्पादन करने वाले राज्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल कर रहा है, उससे कम उत्तर प्रदेश कर रहा है, उससे कम पंजाब कर रहा है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, उससे कम मध्य प्रदेश, उससे कम पंजाब कर रहा है। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है, फिर मध्य प्रदेश करता है, फिर महाराष्ट्र करता है। कुल न्यूट्री यह मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है, उससे कम राजस्थान करता है, उससे कम महाराष्ट्र करता है। चने का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र करता है, फिर कर्नाटक करता है, फिर उससे कम उत्तर प्रदेश करता है। अवरोही क्रम पर बता रहा हूं मैं ये। तूर का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र करता है, उससे कम मध्य प्रदेश करता है, उससे कम राजस्थान करता है। जोड़ दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, उससे कम महाराष्ट्र करता है, उससे कम राजस्थान करता है। जोड़ खाद्यान्न का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, उससे कम मध्य प्रदेश करता है, उससे कम पंजाब करता है। मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात करता है, उससे कम राजस्थान करता है, उससे कम तमिलनाडु करता है। रेपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है, उससे कम मध्य प्रदेश करता है, उससे कम हरियाणा करता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है, उससे कम मध्य प्रदेश करता है, उससे कम राजस्थान करता है। सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है, उससे कम तेलंगाना करता है, उससे कम ओडिशा करता है। कुल तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है, उससे कम मध्य प्रदेश करता है, उससे कम गुजरात करता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, उससे कम महाराष्ट्र करता है, उससे कम कर्नाटक करता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात करता है, उससे कम महाराष्ट्र करता है, उससे कम तेलंगाना करता है। जूट और मेस्ता का सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल करता है, उससे कम आसाम करता है, उससे कम बिहार करता है। इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं आपको ज्योग्राफी के प्रीवियस पेपर को बहुत गजब तरीके से तैयार करने के लिए मैं आपको एक बुक के बारे में बता रहा हूं। ये यू विक्टर ज्योग्राफी नाम से किताब है। इस किताब में जून 2010 से लेकर जून 2023 तक यूजीसी नेट के जितने भी पेपर हुए उन सभी पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की एकमात्र ये ऐसी बुक है जिसमें यूजीसी नेट के जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के सभी पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत ही सटीक और बहुत ही डिटेल से व्याख्या की गई है। इस बुक में टोटल 190 चैप्टर हैं प्यारे साथियों, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या की गई है। जो व्याख्या वो बिल्कुल 100% एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है, 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। प्रत्येक क्वेश्चन की फुल डिटेल के साथ व्याख्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चनों की तो इस तरीके से व्याख्या की गई है कि वो टॉपिक आपके क्वेश्चन के साथ ही क्लियर हो जाएंगे और 100% ऑथेंटिक आंकड़ों के ऊपर आधारित है। तो यदि आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ना चाहते हो, बहुत गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो, आप यूथ की पढ़ रहे हो साइड में रख दो, आप यूथ कंपटीशन की पढ़ रहे हो उसको साइड में रख दो, आप एजीपी की पढ़ रहे हो उसको साइड में रख दो, आप अरिहंत की पढ़ रहे हो उसको साइड में रख दो। और प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत ही गजब तरीके से तैयार करने के लिए एकमात्र ये बुक है जो आप परचेज कर सकते हो, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपरों को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक बहुत ही गजब तरीके से कवर करेगी, बहुत शानदार तरीके से तैयार करेगी। तो ओवरऑल यदि आप प्रीवियस ईयर पेपरों को शानदार तरीके से तैयार करना चाहते हो तो ये बुक आपको अभी तुरंत खरीदनी चाहिए। ये बुक खरीदने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, जहां पर आपको इस बुक का डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। एकमात्र बुक है जहां पर आपको डेमो पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो उस पीडीएफ में आपको डेमो मिल जाएगा। फिर वहां पर ही मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, बैच लेने के लिए भी और बुक लेने के लिए भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट से आप बुक ले सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं आगे चक्रवातों के बारे में। तो प्यारे साथियों, 2023 में अभी तक कोई ऐसा चक्रवात नहीं आया जहां से क्वेश्चन बन सकता हो, ठीक है। ना ही कोई ऐसा भूकंप आया जहां से क्वेश्चन बन सकता हो। अब एक G20 हुआ था, तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग से छोटा सा क्लिप बना के और बता दूंगा, जिसमें आपका ये जो G20 हुआ था जो भी, ये आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी अपने अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए मैंने इसको इस पीडीएफ में शामिल नहीं किया है, ठीक है। तो फिलहाल के अकॉर्डिंग
करंट अफेयर से रिलेटेड ज्योग्राफी से केवल इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपके यहाँ पर कवर करवा दिए। बाकी आपको लग रहा है कि यार मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं अभी तुरंत आपको उसका भी फुल डिटेल ऑथेंटिक डाटा उनके साथ वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।